गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बताता है कि यूनिफॉर्मिटी, सब जगह इक्वल कानून लगना चाहिए हर कम्युनिटी पे। तो इसका मेंशन हमारे आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में ये आता है आर्टिकल 44 पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हुआ क्या, जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम ये डिबेट हो रही थी कि इसे फंडामेंटल राइट में डाला जाए या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में डाला जाए। तो उन्होंने ये कहा अगर फंडामेंटल राइट में डालेंगे तो अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ है, डिवाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पे वो डिवाइड हुआ है। तो उस वजह से क्या हो सकता है कि यहाँ माहौल बिगड़ सकता है। ठीक है, तो फाइनली ये डिसीजन हुआ कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में डाला जाए। ठीक, तो उत्तराखंड हमारी ऐसी फर्स्ट स्टेट बन गई जिन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। पुष्कर सिंह धामी वहाँ के सीएम ने। अब क्या है कि गुजरात सेकंड स्टेट हमारी बन गई जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया गया है। तो गोवा तो ऑलरेडी थी ही जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हर एक कम्युनिटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक कम्युनिटी में अपने अपने पर्सनल लॉज हैं जो उनके पर्सनल डिस्प्यूट्स को गवर्न करते हैं। तो इस वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है। अब यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ वेरी मस्ट। ठीक है, ऑल रिलीजन फॉलोज देयर वन पर्सनल लॉ, जिस वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है। ठीक है, अब यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये कंपलसरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आर्टिकल 44। तो जो लिबरल्स थे उनका भी ये कहना था कि जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, ठीक है, वहाँ पे पर्सनल मैटर्स गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशन नॉट पर्सनल लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे सब कुछ गवर्न होना चाहिए, ना कि पर्सनल लॉज के। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ज़्यादातर हमारी वुमेंस जो हैं वो सफ़र करती थी। सफ़र कैसे करती थी? अब इस्लाम में देख लिया आप, एक शादी, दो शादी, तीन शादी, चार शादी, तो इससे वुमेन सफ़र करती थी। अब वुमेन को एम्पावर करने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए ये लाया गया। ट्रिपल तलाक हो गया, पॉलीगैमी हो गया, इन सबको बैन कर दिया। और क्या कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड में? पहले क्या होता था कि पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग 16 ईयर्स 14 ईयर्स में वुमेंस की शादी हो जाती थी, लड़कियों की, गर्ल्स की। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म सिविल कोड वुमेंस के लिए 18 ईयर्स है एज और मेंस के लिए 21। तो कुछ इसके खिलाफ भी थे। क्या कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है आर्टिकल 25 के साथ। और कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब भी हैं जो इसके अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि उनके जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, उनमें भी ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इंटरफेयर करता है, ऐसा उनका कहना है। अब क्या क्या इम्पैक्ट हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बाद? यूनिफॉर्म सिविल कोड एम्स टू एस्टेब्लिश ए कंसिस्टेंट सेट ऑफ लॉज रिप्लेसिंग डाइवर्स पर्सनल लॉज। जितने भी अलग अलग कम्युनिटी के अपने अपने पर्सनल लॉ थे उनको ये रिप्लेस करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक यूनिफॉर्मिटी लाता है कि सब कम्युनिटीज़ के लिए एक ही कानून है। ठीक है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में जो ये आर्टिकल 44 का मेंशन था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काफ़ी देर से मेंशन था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें अपने स्टेट में। ये जस्टिसेबल नहीं है क्योंकि DSPS में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि हम कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट में जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो सारे जस्टिसेबल हैं। अगर कोई भी वायलेट होता है हम कोर्ट जा सकते हैं। तो हुआ क्या इससे? पॉलीगेमी बैन हो गई और जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं विदाउट मैरिज उनको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। क्यों? इससे गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं मेल फीमेल, क्या ये 18 ईयर्स से कम तो नहीं कोई लेडी, या 21 ईयर से कम तो नहीं कोई मैन। ठीक है,
ये सब पता करने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप फॉर हिंदूज़ के लिए क्या है, उनका गोत्र देखा जाएगा, ठीक है। उनका गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। इनमें क्या है कि कोई भी कज़न से शादी नहीं हो सकती है, लेकिन ये वाला कानून मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता। उनका जैसे सिस्टम चल रहा था कि वो कज़न से शादी करते हैं तो वो कर सकते हैं। और इसमें क्या हुआ कि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जो होते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं हैं, पहले उन्हें कोई भी राइट नहीं दिया जाता था। अब इस कंसेप्ट को एबॉलिश कर दिया गया। अब ऐसे चिल्ड्रंस जो है उनको भी राइट्स दिए जाएंगे। पॉलीगैमी बैन हो गई, हलाला बैन हो गया, इद्दत ख़त्म हो गया, चाइल्ड मैरिज ख़त्म हो गया। हलाला क्या होता था, जिन कपल्स में डाइवोर्स हो जाता था, आफ्टर दैट उनको जब रियलाइज़ हो जाता था कि हमने ये गलत किया, अब वो फीमेल अपने हस्बैंड से तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक वो किसी और मेल से शादी ना करे और उसे डाइवोर्स दे दे। इसे भी ख़त्म कर दिया। इद्दत वेटिंग पीरियड फॉर वुमेन्स जो 4 मंथ का होता था, ठीक है। आफ्टर डाइवोर्स जो 3 मंथ का होता था उनका वेटिंग पीरियड, और आफ्टर हस्बैंड डेथ 4 मंथ एंड 10 डेज़, इसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में।